है एवरीवन। आप सुन रहे कहानी माफिया किंग, मेरे यानी कि दिव्या सिंह चाहत के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 47। जहाँ एक तरफ सामंत और इकबाल के मुंह से यह सुनकर कि मानो ने काव्या और अपने रिश्ते को पब्लिकली रिवील कर दिया है। यहाँ तक कि रिवील ही नहीं, पब्लिकली दोनों साथ में भी दिखे हैं। रणविजय के माथे पर भी चिंता की एक गहरी लकीरें उभर आई थी। तो वही काव्या और मानो को साथ में देखकर इकबाल को भी पिछली वो सभी बातें याद आ चुकी थी कि कैसे पटाया में काव्या से उसकी मुलाकात हुई थी, और उस मुलाकात और काव्या को अगवा करने के बाद मानो का गुस्सा कैसे अपनी चरम सीमा पर था, जिसे याद करते हुए इकबाल भी अब समझ चुका था कि अगर उसे सेठी ब्रदर्स या फिर मानो सेठी को हराना है या उन्हें घुटनों पर लाना है तो उसे काव्या पर वार करना होगा, जिसके लिए वो पूरी तैयारी के साथ अपनी मकसद की तरफ बढ़ गया था। तो उधर दूसरी तरफ इस न्यूज़ से फॉक्स स्टूडियो के भीतर भी एक कोहराम समझ चुका था। अपने पर्सनल केबिन में बैठी शालिनी पुरोहित किसी काम में काफ़ी व्यस्त नजर आ रही थी कि तभी उनके सामने कुछ पेपर्स को पटकते हुए समीरा काफ़ी गुस्से में चीख उठी थी। क्या अब भी आपको अपने आँख कान बंद करके चुपचाप बैठना है? बिहेव योरसेल्फ समीरा। ये क्या तरीका है बात करने का? हाँ। समीरा के इस तरह के बर्ताव को देख शालिनी ने भी काफ़ी सख्ती में कहा था, जिसे देख समीरा भी तुरंत नॉर्मल होने के साथ साथ शालिनी पुरोहित के सामने ही बैठते हुए कहा, एक बार आप इस न्यूज़ को देखिए, और सिर्फ यही नहीं, ऑनलाइन पोर्टल पर भी इस वक्त वो काव्या और मानव सेठी की ही खबर फैली हुई है। मॉम, आप तो उस मानव सेठी को मेरे साथ जोड़ना चाहती थी ना? फिर आज की ये न्यूज़ देखिए, कैसे ये लड़की हर बार की तरह इस बार भी आपको मात देकर उस मानव सेठी को अपने वश में कर लिया है। शालिनी पुरोहित को उन पेपर को देखते देख समीरा ने आगे कहा, जहां अब तक शालिनी भी काफ़ी हैरान नजर आने लगी थी। भावें आपस में सिकुड़ चुकी थी। ऐसा कभी नहीं हो सकता। इतना कहते हुए उन्होंने उन पेपर्स को दूर छटक दिया था। लगता है अब जल्दी कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि मैं इस लड़की को इतनी आसानी से कभी भी जीतने नहीं दे सकती। अभी तक इस लड़की ने मेरे बेटे के बारे में नहीं बताया कि इसने उस रात मेरे बेटे के साथ क्या किया था। आखिर उस रात के बाद अचानक से मेरा बेटा कहाँ गायब हो गया, और अब ये सब। इतना कहते हुए शालिनी ने टेबल पर रखे अपने फ़ोन को उठा लिया था। हेलो तुलिका, मिस्टर पुरोहित के साथ मेरी एक अर्जेंट मीटिंग फिक्स कराओ और उनसे कहो कि उनकी वाइफ उनसे अभी इसी वक्त मिलना चाहती है। उसकी कोई ज़रूरत नहीं माय लव, तुमने नाम लिया और बंदा खुद हाजिर भी हो गया। जहाँ भी शालिनी ने अपनी बातों को ख़त्म किया ही था कि तभी उनके केबिन के गेट को खोलते हुए शेखर पुरोहित ने कहा, जिन्हें देख शालिनी ने तुरंत उस कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया था। तो वही समीरा लगभग खुशी से चहकते हुए आगे बढ़ी और शेखर के गले से लग गई थी। गुड टू सी यू डैड, एंड आपको इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा कि मैं आपको कितना मिस कर रही थी। और एक आप हो कि हर वक्त बस काम काम और सिर्फ काम। थोड़ी शिकायती लहजे में समीरा ने अपनी बातों को ख़त्म किया था, जिसे सुन शेखर पुरोहित हल्के ठहाकों के साथ बोले, लेकिन यह भी तो मैं तुम ही लोगों के लिए कर रहा हूँ ना। वो सब तो ठीक है डार्लिंग, लेकिन इतना भी क्या व्यस्त हो जाना कि अपनी फैमिली तक का भी ध्यान ना रहे। इतना कहते हुए शालिनी भी अपनी जगह से आगे बढ़ी और शेखर के गले से लग गई थी। तुम्हें अंदाजा भी है कि इस वक्त तुम्हारे बच्चे कहाँ और किस हालत में हैं? बिल्कुल, मेरी डॉल यहाँ मेरे सामने खड़ी है, और काव्या, उसके बारे में तुम्हें आइडिया भी है कि वो लड़की इस वक्त कहाँ है? जहाँ भी शेखर पुरोहित अपनी बातों को ख़त्म कर पाते, उससे पहले ही शालिनी ने उनकी बातों को काट भी दिया था। तो ही इस वक्त उनकी बातों व उनके चेहरे पर एक सख्ती देख शेखर पुरोहित भी थोड़े सीरियस होते हुए कहा, उसके लिए ही तो मैं अपना सारा काम छोड़कर यहाँ आया हूँ। यस डैड, वो लड़का मानो सेठी, मॉम ने उसे मेरे डोंट वरी, मानो सेठी के बारे में मैंने भी ऑलरेडी सब पता कर लिया है।
उसका बड़ा भाई भी काफ़ी नामी आदमी है और वो लोग भी काफ़ी खानदानी लोग हैं। इसलिए मुझे वो लड़का अपनी काव्या के लिए बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट लग रहा। जहाँ शेखर पुरोहित का इतना कहना था कि शालिनी के साथ साथ समीरा भी काफ़ी बुरी तरह से चौंक गई थी, लेकिन वो कुछ कह पाते उससे पहले ही शेखर पुरोहित ने आगे कहा, इसलिए अब इस मामले में बिना देरी किए मैं जल्द ही मानव सेठी के घर जाकर अपनी बेटी के रिश्ते की बात करना चाहता हूँ। व्हाट डार्लिंग, आर यू श्योर कि आप काव्या के लिए इतने बड़े बिजनेसमैन मानव सेठी के घर रिश्ते की बात करने जा रहे हो? यस डैड, जबकि मॉम ने तो उसे मेरे लिए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ये क्या अनाप शनाप बोले जा रही हो? तुम्हारा रिश्ता मानव सेठी के साथ? तुम होश में भी हो समीरा? अभी कुछ महीने पहले ही तुम्हारी मर्जी के हिसाब से समीर अग्निहोत्री के साथ तुम्हारी सगाई हुई है और अब तुम। जहाँ अभी शालिनी पुरोहित और समीरा अपनी बातों को खत्म कर पाते उससे पहले शेखर पुरोहित एक सख्ती व गुस्से के साथ चीख उठे थे। एक हमारा वो आवारा बेटा जिसके बारे में महीनों से कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है कि इस वक्त साहबजादे कहाँ गुम है, और अब समीरा तुम भी। मुझे तुम दोनों भाई बहन से ऐसी उम्मीदें बिल्कुल नहीं थी, लेकिन मैं तुम लोग को एक मौका और दे रहा हूँ। ये मानव सेठी को लेकर तुम्हारे मन में जो ये बेफिजूल के ख्याल पनप रहे हैं ना, उन्हें जितनी जल्दी हो सके ख़त्म करो, क्योंकि अब वो तुम्हारी छोटी बहन का होने वाला पति है। और आप अपने साहबजादे से कहिए कि उनके अय्यासी के दिन पूरे हो चुके हैं, इसलिए जितनी जल्दी हो सके घर लौट आए, नहीं तो फिर मजबूरन उनके लिए मुझे अपने घर का दरवाज़ा हमेशा हमेशा के लिए बंद करना होगा। सामने ही खड़ी शालिनी की तरफ देखते हुए शेखर पुरोहित ने अपनी बातों को ख़त्म किया था कि तभी उसकी नज़र केबिन के दरवाजे पर खड़े समीर पर चली गई थी, जो इस वक्त काफ़ी हैरान व उसके साथ उतना ही ज़्यादा मायूस भी नजर आ रहा था, जैसे अब तक उसने वहाँ हुई सारी बातों को सुन लिया हो। तो वही समीर को अचानक से देख वह तीनों भी अपनी जगह पर एक क्षण के लिए सन्न रह गए थे। तभी एक हल्की आवाज़ में समीरा ने बस इतना ही कहा था, समीर, इस वक्त तुम। हेलो अंकल, वो मैं समीरा से मिलने आया था। दरअसल मुझे समीरा से कुछ ज़रूरी बात करना था। समीरा की बातों का जवाब देते हुए समीर ने कहा, और वहाँ से आगे बढ़ते हुए समीरा की हथेलियों पर एक रिंग को रखते हुए कहा, समीरा, मेरी तरफ से अब तुम आज़ाद हो, क्योंकि मैं इस सगाई और अपने बीच के सभी रिश्तों को तोड़ रहा हूँ। जिसे सुन समीरा के चेहरे पर कोई सिकन नहीं था और ना ही कोई हैरानी, बल्कि उसकी आंखों में एक चमक जरूर थी। लेकिन समीर की बातों को सुन शेखर पुरोहित जरूर चौंक गए थे। समीर, व्हाट हैपेंड, व्हाई यू? आई एम सॉरी अंकल, जो रिश्ता दिल से ना जुड़ा हो उसे ज़बरदस्ती बांध कर रखना भी तकलीफ ही देता है, और ऐसे रिश्ते के जुड़ने से जो दो दो जिंदगियां बर्बाद हो रही थी उसे वक्त रहते ही संभाल लेने में ही समझदारी भी है। आई कैन अंडरस्टैंड, बट माई सन। समीर की बातों का जवाब देते हुए शेखर पुरोहित अभी आगे कुछ कहते उससे पहले ही उनकी बातों को काटते हुए समीरा ने कहा, डैड, समीर इज़ राइट। जो स्टेप आज समीर ने उठाया है, मुझे भी इस बात का रियलाइज़ काफ़ी पहले ही हो चुका था कि हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। हमारी मंजिलें, इनफैक्ट हमारा वर्क प्लेस ही अलग है, तो फिर हम कैसे साथ रह सकते हैं? इतना कहते हुए समीरा सामने खड़े समीर की तरफ देखते हुए आगे बोली, थैंक यू समीर, थैंक यू फॉर योर। लेकिन उसकी बातें पूरी हो पाती उससे पहले ही समीर अपने होठों पर एक तिरछी मुस्कान लिए उस केबिन से बाहर निकल गया था, जिसके पीछे ही शेखर पुरोहित ने भी काफ़ी सख्ती में कहा, उधर एक वो है, महीनों बीत जाने के बाद भी उसके अय्यासी के दिन पूरे नहीं हो रहे, और यहाँ तुम समीरा, अभी शायद तुम्हें रियलाइज़ नहीं हो रहा, लेकिन अपने इस स्टेप पर तुम्हें जल्दी पछतावा भी होगा। इतना कहते हुए शेखर पुरोहित गुस्से में एक नज़र शालिनी की तरफ भी देखा और तुरंत वहाँ से बाहर निकल गया। मॉम, व्हाट द हेल इज़ गोइंग ऑन? जिस बात के लिए समीर को रिएक्ट करना चाहिए था, उस बात पर डैड इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? क्या उन्होंने समीर की बातों को ध्यान से नहीं सुना कि उसने क्या कहा है? समीरा,
आई थिंक शेखर का कहना ठीक था। तुम्हें इस तरह से समीर। ओह, जस्ट स्टॉप इट मॉम। डैड ना सही, एटलीस्ट आप तो मेरे डिसीजन का सपोर्ट कीजिए। और उससे बड़ी बात की, मानो सेठी के साथ मेरी शादी के सपने दिखाने वाले भी आप ही हैं। फिर आज अचानक से आप अपनी बातों से मुकर क्यों रही हैं? समीरा, उस वक्त इट्स ओके मॉम। आप अब अपनी जुबान से पीछे हटना चाहती हैं तो फिर कोई बात नहीं। लेकिन आज समीर से सारे रिश्ते खत्म होने के बाद मैं पूरी तरह से आज़ाद हूँ। फिर ऐसे में मानव सेठी को अब मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता, आप भी नहीं। हल्के गुस्से और झुंझलाहट में अपनी बातों को खत्म करते हुए समीरा भी उस केबिन से बाहर निकल गई थी, जहाँ अब अकेले ही पीछे रह गए शालिनी पुरोहित। कुछ देर की चुप्पी के बाद वापस से अपनी चेयर की तरफ लौट गई थी। फिलहाल मुझे इन बातों पर कम और उस लड़की काव्या और अपने बेटे नमन के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन मुझे अपने नमन पर पूरा भरोसा है। वो इतने लंबे समय तक मुझे कांटेक्ट किए बिना नहीं रह सकता। फिर अचानक से वो कहाँ चला गया? आखिर ऐसे किस काम में वो इतना बिजी हो चुका है कि अपनी मॉम को एक कॉल करने तक की उसके पास वक्त नहीं है? कहीं कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? कुछ ऐसा जिसे मानने के लिए मेरा ये दिल तैयार ना हो? खुद से बातें करते हुए शालिनी पुरोहित वापस से अपनी चेयर पर बैठ गई थी, लेकिन इस वक्त उनके चेहरे पर एक चिंता की लकीरें, एक फिक्र भी साफ नजर आ रही थी। तो उधर दूसरी तरफ एक बिल्डिंग की 12वीं मंजिल के एक फ्लैट के अंदर अगस्त्या थोड़ी चिंतित नजर आ रहा था। सेकंड ब्रदर, मैं अब भी आपसे यही कहूँगा कि काव्या को इन सबसे दूर रखिए, और इसे यहाँ अकेले छोड़ना मतलब खुद को जानबूझकर कुएं में ढकेलने जैसा है। अपने हाथ में पकड़े एक गन को नचाते हुए अगस्त्या ने कहा, जहाँ इस वक्त उसके चेहरे पर एक झुंझलाहट भी साफ नजर आ रही थी। तभी उसके बगल में अपने दोनों हाथों को बांधे चुपचाप खड़े स्टीव ने अपनी टाई को ढीली कर दी थी। ग्रेट मास्टर, मैडम की तबीयत भी अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। मैं ठीक हूँ स्टीव, मेरी तबीयत भी और मैं खुद भी बिल्कुल सही सलामत, फिट एंड फाइन हूँ। तभी स्टीव की बातों को बीच में काटते हुए उसके सामने ही सोफे पर बैठी काव्या ने कहा, जिसे सुन अगस्त्या भी गुस्से और चिढ़न के साथ उसके बगल में ही बैठते हुए कुछ कहने वाला था कि उससे पहले ही काव्या ने आगे कहा, अगस्त्या, मेरी तबीयत से ज़्यादा रणविजय भाई को सही सलामत वापस लाना है। सिर्फ वापस ही नहीं, उन काबिलियों के साथ उस सामंत गोयल का किस्सा भी हमेशा के लिए खत्म करना है, ताकि उसके जैसा दोबारा कोई आस्तीन का सांप न पैदा हो सके, जो देश के प्रति समर्पण का दिखावा करते हुए उसे अंदर से खोखला भी कर रहा है। दूसरे छोर पर एक ऊंची स्टूल पर बैठी शिवानी नायक ने कहा, जिसके बगल में बैठे समीर ने भी उसकी बातों पर सहमति जताते हुए कहा, मुझे लगता है कि अब हमें अपना प्लान स्टार्ट कर देना चाहिए। और रहा सवाल काव्या का, तो मेरे इस डिटेल्स के आधार पर सामंत गोयल या उसका वो कसाई बेटा चाह कर भी काव्या का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आगे बढ़कर समीर ने काव्या और अगस्त्या के बगल में शांत बैठे मानव की तरफ एक फाइल बढ़ा दिया था। तो वही मानव के साथ इस वक्त समीर और शिवानी की मौजूदगी को देख यह भी साफ अंदाजा लगाया जा सकता था कि इस वक्त वह दोनों भी मानव के साथ मिलकर अगर रणविजय को वापस लाने और सामंत गोयल के साम्राज्य को खत्म करने के लिए साथ मिले हुए हैं। तभी उस फाइल को पलटते हुए अगस्त्या की एक हल्की सी हंसी निकल गई थी। ओह, काफ़ी कमाल का प्लान बनाया है तुमने समीर, लेकिन फिर भी मैं यहाँ काव्या को अकेला नहीं छोड़ सकता। कोई कुछ भी कहे, लेकिन मैं यही रहूँगा। इतना कहते हुए अगस्त्या अपना एक पैर दूसरे पैर के घुटनों के ऊपर चढ़ा दिया था, जैसे अब वो वहाँ से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ने वाला। लेकिन उसकी इस हरकत पर समीर एक बार फिर से उसे टोकने वाला था कि उससे पहले ही उसका फ़ोन एक वाइब्रेशन के साथ बज उठा था। स्क्रीन पर सामंत गोयल का नाम फ्लैश होता देख
समीर ने अपने फ़ोन को सबके सामने घुमाते हुए उसे स्पीकर मोड पर डाल दिया था, लेकिन वो कुछ कह पाता उससे पहले ही सामंत गोयल ने काफ़ी गुस्से के साथ चीखते हुए कहा, समीर, वेयर आर यू? अगर तुम्हें अपने काम में अब मन नहीं लगता तो फिर अपने जॉब से इस्तीफ़ा दे दो, क्योंकि इस देश को भी तुम्हारे जैसे लापरवाह व गैर जिम्मेदार इंसान की कोई ज़रूरत नहीं है। सॉरी सर, ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस। व्हाट सॉरी? हाँ, तुम्हें एक छोटा सा काम दिया था, बस इतना सा कि तुम्हें उस मानव सेठी के उस गर्लफ्रेंड की सारी डिटेल्स ला कर देना था, और तुमसे एक छोटा सा काम नहीं हुआ। सर वो काम हो चुका है, और मैं जल्दी पूरी रिपोर्ट भी आपके पास लेकर आने ही वाला था कि आपने। मुझे अब कोई एक्सक्यूज़ नहीं सुनना समीर। फिलहाल जितनी जल्दी हो सके उस रिपोर्ट को मेरे हवाले करो। यू गॉट माई पॉइंट? यस यस सर, मैं जल्दी ही। लेकिन इसके पहले ही सामंत गोयल ने उस कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया था, जिसे देख समीर ने भी एक लंबी सांस बाहर छोड़ते हुए कहा, ओके गैस, तुम लोग भी रेडी हो जाओ, क्योंकि अब हमारे प्लान को एग्जीक्यूट करने का वक्त आ चुका है। तुम जाओ, यहाँ मेरे साथ साथ मेरी गन भी उन काबिलियों का ही बेसब्री से इंतजार कर रही है। इतना कहते हुए अगस्त्या ने एक बार फिर से अपनी उंगलियों के बीच अपनी गन को फंसाते हुए उसे नचा दिया था। तो वही समीर उसकी बातों पर बस अपने सिर को झटकते हुए शिवानी के साथ वहां से बाहर निकल गया था। तभी स्टीव भी अपने कदमों को मानव की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ग्रेट मास्टर, मैं भी इस बिल्डिंग के बाहर की सिक्योरिटी को चौकन्ना कर देता हूँ, ताकि आज उस सामंत गोयल का कोई भी आदमी यहाँ से बाहर ना निकल पाए। बाहर नहीं स्टीव, अगर आज उस सामंत ने जरा से भी होशियारी दिखाई तो यहाँ आए बाकी सभी दूसरों के कंधों पर टांग कर जाएंगे, अगस्त्या ने आगे कहा, जिसकी बातों पर स्टीव थोड़ा हैरान था, लेकिन वो कुछ कहता उससे पहले ही मानव ने कहा, ध्यान रहे, गलती की कोई गुंजाइश ना रहे। जिसे सुन इस बार स्टीव बिना किसी हैरानी के साथ बस अपनी गर्दन को हाँ में हिलाते हुए वहाँ से बाहर निकल गया था, जहाँ अब उस हॉल में सिर्फ 3 लोग की मौजूदगी को देख अगस्त्या अपने गले को साफ करते हुए कहा, आह, मेरी हड्डियाँ थोड़ी अकड़ चुकी हैं। सोच रहा हूँ कि उन काबिलियों के आने से पहले इन हड्डियों को थोड़ी आराम दिया जाए, ताकि उनका गेम बजाने में कोई रुकावट ना आए। और खुद के दाएं और बाएं बैठे मानव और काव्या को एक नज़र देखते हुए दूसरी तरफ एक कमरे के भीतर चला गया था, जैसे वो जानबूझकर अंदर गया हो, ताकि इस वक्त वो मानव और काव्या के बीच कबाब में हड्डी जैसा काम ना कर सके। तो ही अगस्त्या के जाते ही मानव को अभी भी काफ़ी सीरियस देख काव्या खुद ही अपनी जगह से उठकर उसके करीब बैठते हुए बोली, मानव, क्या सोच रहे हो? अगर तुम मुझे लेकर टेंशन में। लेकिन उससे पहले ही मानव उसके चेहरे पर अपनी हथेलियों को रखते हुए कहा, डोंट वरी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। और अपनी जगह से खड़े होते हुए सीधा उस फ्लैट से बाहर निकल गया था, जिसे ऐसे जाते देख काव्या थोड़ी हैरान थी, क्योंकि आज शायद पहली बार मानव ने उसके साथ एक अलग सा बर्ताव किया था जो उसे थोड़ा हैरान कर रहा था। तो उधर काव्या के फ्लैट से बाहर निकलकर समीर और शिवानी सीधा सामंत गोयल के बताए हुए पते पर जा पहुंचे थे, लेकिन वो अंदर जा पाते उससे पहले ही मेन गेट पर ही खड़े एक गार्ड ने उन्हें रोकते हुए कहा, आप दोनों को अंदर किससे मिलना है? आप लोग उनका नाम बताइए, क्योंकि जब तक उनकी परमिशन नहीं मिल जाती तब तक आप लोग अंदर नहीं जा सकते। जहाँ उस गार्ड का इतना कहना था कि समीर के साथ साथ शिवानी भी एक दूसरे की तरफ देखते हुए थोड़े चौंक से गए थे, तो वही शिवानी की नज़रें सामने खड़े उस बिल्डिंग के बाहरी हर कोनों को काफ़ी बारीकी से निहार रही थी, जैसे वह उन्हें अपनी नज़रों में कैद कर लेना चाहती हो। तभी उस गार्ड का जवाब देते हुए समीर ने कहा, हमें सामंत सर सामंत गोयल से मिलना है। उनसे कहिए कि उनसे मिलने समीर अग्निहोत्री। तुमने आने में कितनी देर कर दी समीर? तुम्हें अंदाजा भी है कि मैं कब से तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा था? अभी उस गार्ड के सामने समीर अपनी बातें पूरी कर पाता
उससे पहले ही अंदर से काफ़ी जल्दबाजी में बाहर आते हुए सामंत गोयल ने कहा था, एनीवेज, तुमसे जो काम बोला गया था उस लड़की की सारी डिटेल कहाँ है? इतना कहते हुए सामंत ने इस बार अपनी हथेलियों को समीर की तरफ बढ़ा दिया था, जिसे देख समीर भी उसकी हथेलियों पर एक फाइल रखते हुए कहा, सर, उस लड़की का नाम काव्या पुरोहित है। पेशे से एक मॉडल है और मुंबई के एक स्टूडियो के मालिक शेखर पुरोहित और उनकी पहली पत्नी सलोनी कोहली की बेटी है। व्हाट? हाउ हाउ इज दिस पॉसिबल? जहाँ अभी समीर ने काव्या के बारे में इतना ही कहा था कि सामने खड़े सामंत गोयल काफ़ी बुरी तरह से चौंक गए थे। इतना कि समीर की बातें, यहाँ तक कि उसकी मौजूदगी को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए काफ़ी जल्दबाजी में उस फाइल के पन्नों को पलटने लगे थे। आंखों में एक हैरानी थी, जैसे उन्हें काव्या की आइडेंटिटी, उसके अस्तित्व पर संदेह हो। आर यू श्योर कि जो तुम कह रहे हो वो सच है? यस सर, मेरी ये रिपोर्ट 110% सच है, समीर ने आगे कहा, जिसे सुन इस बार सामंत गोयल की नज़रें भी चौड़ी हो गई थी। जुबान थोड़ी हकलाने लगी थी, लेकिन वो आगे कुछ कह पाता उससे पहले ही समीर ने कहा, सर, व्हाट हैपेंड? इज एनीथिंग सीरियस? नो नो नो, नथिंग। वो बस मैं मेरा मतलब कि सर, अगर कोई सीरियस बात नहीं है तो फिर काव्या पुरोहित की आइडेंटिटी को सुनते ही आप इतने घबरा से क्यों गए? सब ठीक है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। बस तुम मेरा काम करो। अब से हर वक्त तुम्हारी नज़र इस लड़की के ऊपर रहेगी। कब, क्या और किससे मिलती है, हर चीज़ की डिटेल्स तुम मुझे ला कर दोगे, ठीक है? श्योर सर, समीर ने कहा। साथ ही उसका इतना कहना था कि सामंत गोयल इस बार बिना कुछ कहे काफ़ी जल्दबाजी में वापस से घर के भीतर चले गए। यहाँ तक कि उन दोनों को घर के अंदर या फिर शिवानी की मौजूदगी तक को भी पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था। जैसे काव्या की आइडेंटिटी के बारे में सुनते ही वो सब कुछ भूल चुका था और काफ़ी जल्दबाजी में अकेले ही घर के अंदर चला गया, जिसे देख वो दोनों भी थोड़े हैरान थे। लेकिन अगले ही पल उनके चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई थी, जैसे उनका यहाँ आना सफल हो गया हो। तो उधर दूसरी तरफ अपने घर के अंदर जाते ही सामंत गोयल के कदम थोड़े ठिठक से गए थे। सामने खड़ी सलोनी कोहली, जो इस वक्त उन्हें ही घूर रही थी, सामंत गोयल के सामने अपनी हथेलियों को आगे बढ़ाते हुए बोली, क्या हुआ? उस लड़की की सारी इन्फॉर्मेशन मिली या नहीं? जहाँ अभी सलोनी का इतना ही कहना था कि सामंत गोयल की पकड़ उस फाइल पर कस चुकी थी। चेहरे पर एक अजीब सी कसमकस थी, लेकिन उसे पूरी तरह से इग्नोर करते हुए सलोनी ने आगे कहा, सामंत, हमारे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले ही रेशमा का कॉल आया था कि आज वो मानव सेठी सभी काउंसिल मेंबर की मीटिंग अरेंज कर रहा, जिसमें रेशमा और उसके भाइयों को भी साथ बुलाया गया है। तो क्या हुआ? इसमें इतनी घबराने वाली क्या बात है? तभी सलोनी की बातों का जवाब देते हुए इकबाल ने कहा, जिसके कदम सीधा सलोनी के करीब जाकर रुके थे। तो वही सलोनी इस बार अपने सिर को झटकने के साथ साथ हल्के गुस्से में भी नजर आ रही थी। तो क्या हुआ? तुम्हें अब तक समझ में नहीं आया कि आज अचानक से मानव सेठी ने काउंसिल मेंबर्स की मीटिंग क्यों बुलाई है, वो भी इतने अर्जेंट बेसिस पर? क्यों? अपनी भौहों को हल्का ऊपर उठाते हुए इकबाल ने कहा। इस बार सलोनी पूरी तरह से खींच चुकी थी। आखिर अब तक हमने उस मानव सेठी के खिलाफ किया ही क्या है जिसमें हम कामयाब हुए हों? उसके साथ साथ उसके पूरे गैंग का सफाया करके हमें उस किंग की कुर्सी को हासिल करना था। लेकिन अब लगता है कि जैसे हम लोग अपना मकसद पूरी तरह से भूल चुके हैं, क्योंकि आज वो मानव सेठी उस मीटिंग को इसलिए ही रखा हुआ है ताकि आज रात ही वो उस कुर्सी पर पूरी तरह से अपनी हुकूमत कायम कर ले। ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मैं ऐसा होने भी नहीं दूंगा। इस बार सलोनी की बातों को सुन इकबाल की आवाज़ में थोड़ी सख्ती थी। तो वही सलोनी कोहली के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। और इसके लिए तुम क्या करोगे?
मेरे पास एक प्लान है जिसकी वजह से आजू मानव सेठ ही कहीं का नहीं रहेगा। उसकी हालत बिल्कुल उस धोबी के कुत्ते जैसी होगी जो न घर का रहता है और न ही घाट का। लेकिन उसके इन बातों को सुन सलोनी थोड़ी कंफ्यूज नजर आ रही थी। तो वह इकबाल होठों पर एक तिरछी मुस्कान लिए हुए वहां से बाहर जाने के लिए बढ़ गया था। जिसे देख सलोनी कुछ कहती या उससे कुछ पूछती उससे पहले ही एक बार उसके कदमों को रोकते हुए सामंत गोयल ने कहा, रुको, तुम अपने जिस प्लान को अंजाम देने जा रहे हो वो लड़की तुम्हारी अपनी बहन है। सामंत गोयल का इतना कहना था कि इकबाल के कदम अपनी जगह पर ही रुकने के साथ साथ आंखों में एक हैरानी भी साफ नजर आने लगी थी। तो वही सलोनी कोहली भी एक क्षण के लिए काफी ज्यादा चौंक सी गई थी। व्हाट? लेकिन लेकिन ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? सामंत, वो तो वो वो अभी भी जिंदा है। हमें लगा था कि वो भी उस हादसे में मर चुकी है, लेकिन उस वक्त हम गलत थे। इतना कहते हुए सामंत गोयल ने उस फाइल को सलोनी कोहली की तरफ बढ़ा दिया था, जहां इस वक्त सलोनी कोहली की आंखें हल्की नम हो चुकी थी। अपने कांपते हाथों से उस फाइल को पकड़ तो लिया था, लेकिन उसे खोलने के लिए उनका हाथ काफी ज्यादा कांप रहा था। जिसे देख इकबाल खुद ही आगे बढ़कर उस फाइल को खोल दिया था। बट हाउ इज दिस पॉसिबल? अब तक तो आप लोगों का कहना था कि वो मर चुकी है, फिर अचानक से वो जिंदा कैसे हो सकती है? यही सवाल तो बार बार मुझे भी परेशान कर रहा है, सामंत गोयल ने कहा। और इतना कहते हुए वह वापस से सलोनी की तरफ मुड़ गए थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस वक्त जब शेखर अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को अपने घर में सजाने के लिए लाया था, उसकी बेटी और तुम्हारी बेटी से मैं कंफ्यूज हो गया था? व्हाटएवर, बट इस वक्त वो हमारे मकसद के आखिरी पड़ाव तक पहुंचाने वाली सीढ़ी है, तो उसका इस्तेमाल। नहीं इकबाल, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। हम हम लोग कुछ और सोचते हैं, लेकिन मेरी बेटी को एक खरोच भी नहीं आना चाहिए। तुम्हें आई बात समझ में? सलोनी ने कहा था। जिसकी बातों को सुन इकबाल ने कहा, हो ओह मदर इंडिया, जस्ट होल्ड ऑन। आप शायद भूल चुकी हैं कि आपकी उस बेटी के यार ने ही मेरे भाई और आपके एक बेटे को कितनी बेरहमी से मारा था। लेकिन उस बात को मैं मरते दम तक नहीं भूल सकता। इसलिए अगर वक्त आया तो आपकी बेटी का भी वैसा ही हाल करने में मैं बिल्कुल भी देरी नहीं करूँगा। अपनी बातों को कहते हुए इकबाल के चेहरे पर एक सख्ती और गुस्सा साफ झलक रहा था, जिसके साथ ही उसने अपने हाथ में पकड़े उस फाइल को भी एक झटके में ही जमीन पर ही पटक दिया था। इकबाल, अब तुम थोड़े जज्बाती हो रहे हो। तुम्हारी माँ जज्बाती? और वो भी मैं? आप लोगों को अचानक से हो क्या गया है? कुंभ के मेले में वर्षों पहले बिछड़ी हुई बेटी से मुलाकात होते ही आप दोनों के तो जैसे हृदय ही परिवर्तन हो गया। ऐसा परिवर्तन कि अपना मकसद, यहाँ तक कि अपने दुश्मन को भी भूल गए। सामंत गोयल की बातों को बीच में काटते हुए इकबाल ने कहा, जिस पर सामंत गोयल या फिर खुद सलोनी ही कोई जवाब दे पाती। उससे पहले ही इकबाल इस बार सामंत गोयल के कंधों पर अपनी हथेलियों को रखते हुए कहा, आपके अंदर इतनी ममता क्यों जाग रही है, जबकि आपकी तो वो बेटी भी नहीं है और ना ही उसकी रगों में आपका खून दौड़ रहा है। फिर इतने भावुक क्यों हो रहे हैं पिताश्री? इकबाल, तुम, मेरा फैसला में और मेरा प्लान अब दोनों नहीं बदलने वाला। जैसा हमने प्लान बनाया था बिल्कुल वैसा ही होगा। एक बार फिर से सामंत गोयल की बातों को बीच में काटते हुए इकबाल ने कहा, जिसे सुन सामंत गोयल के साथ साथ खुद सलोनी भी हैरान नजर आने लगी थी। लेकिन इकबाल, जिसके सिर पर इस वक्त खून सवार था, गुस्से में ही वहां से आगे बढ़ गया था। तभी न जाने क्यों अचानक से कुछ कदम की दूरी पर जाते ही वो ठिठक भी गया था। उसे जान से नहीं मारूंगा, लेकिन उस मानव सेठी को घुटनों पर लाने के लिए उसे जरूर तड़पना पड़ेगा, और उसके लिए मुझे जितनी हदें पार करनी होगी वो सब मैं करूंगा। इस बार इकबाल के मुंह से ये सारी बातों को सुनते ही
सलोनी की आंखें चौंकते हुए बड़ी हो गई थी। तो वही सामंत भी थोड़े हैरान नजर आ रहे थे। लेकिन वही इकबाल अपनी बातों को खत्म करते हुए उस बिल्डिंग से बाहर निकल आया था, जो सामने खड़ी एक कार में बैठते हुए वहां से दूर चला गया था। लेकिन इस बात से अनजान कि उसके घर से थोड़ी दूरी पर ही एक दूसरे कार में बैठे समीर और शिवानी, जो इकबाल की कार को काफी तेजी में गुजरते देख अपने ब्लूटूथ को सीधा करते हुए कहा, इकबाल अपने घर से निकल चुका है और मुझे पूरा यकीन है कि वो सीधा काव्या के पास ही जाएगा। मेरे पास क्यों? वो मानो को भी रोकने के लिए जा सकता है ना। तभी समीर की बातों का जवाब देते हुए काव्या ने कहा, जो इस वक्त अपने ही फ्लैट में बैठी हुई थी। तभी काव्या के बगल में बैठा हुआ अगस्त्या एक ठहाके के साथ कहा, डोंट वरी, आने दो उसे। मेरी गन भी उसी के स्वागत में बैठी कब से उसका ही इंतजार कर रही है। और आज तो मेरी गन ने कसम भी खा रखी है कि आज उस इकबाल का अंतिम क्रिया करके ही मानेगी। एनीवेज, सेकंड ब्रदर, इस वक्त आपके पोजीशन की क्या डिटेल है? अगस्त्या ने आगे कहा था, जिसे सुन काव्या के साथ साथ समीर और शिवानी का भी ध्यान मानो की तरफ चला गया था। लेकिन वही मानो अगस्त्या की बातों का कोई जवाब दे पाता, उससे पहले ही मानो के साथ चल रहे स्टीव ने कहा, समीरा पुरोहित, इस वक्त ये सेठी विला के बाहर क्या कर रही है, जबकि इतनी रात होने वाली है? और इतनी रात में ये? ओह माय बेबी, मैं कब से यहाँ तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। इनफैक्ट मैंने तुम्हारे गार्ड से भी कहा था कि मैं तुम्हारी सबसे ज़्यादा खास हूँ, लेकिन इसलिए मुझे अंदर जाने दो। लेकिन ये लोग मेरी बात मानने को भी तैयार नहीं थे। अभी स्टीव अपनी बातों को पूरा कर पाता, उससे पहले ही सामने मानव को देख समीरा खुद ही उसके करीब आते हुए अपनी बातों के साथ साथ उसके गालों पर एक किस भी कर दिया था, जिसे देख स्टीव अपनी जगह पर ही सन्ने रह गया था। तो उधर कॉल पर मौजूद अगस्त्या के साथ साथ समीर और शिवानी भी थोड़े चौंक से गए थे। लेकिन काव्या स्टीव के मुंह से समीरा का नाम सुनते ही थोड़े गुस्से में नजर आने लगी थी। वह मानो के गालों पर समीरा के किस को पड़ते सुन वह गुस्से में अपनी जगह से खड़ी हो गई थी, जैसे वह सेठी विला जाने के लिए तैयार हो। आज इसकी तो मैं। लेकिन इससे पहले ही अगस्त्या उसकी कलाइयों को पकड़ते हुए उसे रोक दिया था। तभी अचानक से कानों में गोलियों की आवाज गूंजते ही सभी एक साथ चिहुक भी गए थे, जिसमें इस वक्त खुद काव्या भी शामिल थी। तभी समीरा की एक चीख को सुनकर काव्या वापस से अपनी जगह पर भी बैठ गई थी। तो उधर समीरा जितनी तेजी के साथ मानव की तरफ बढ़ते हुए उसने उसके गालों पर किस किया था, उतनी तेजी से मानव उसे पीछे की तरफ ढकेल दिया था, जिससे खुद को संभालना तो दूर अभी समीरा कुछ समझ भी पाती कि उससे पहले ही मानव उसके ऊपर गोलियां चला चुका था, जो सीधे उसके लेफ्ट बाजू पर जाकर लगा था। और उतनी तेजी से समीरा जमीन पर पीछे की तरफ गिरते हुए एक अनचाहे दर्द से छटपटा उठी थी, जिसे देख स्टीव अपनी जगह पर ही सन्ने रह गया था, क्योंकि मानव का ये स्टेप, खासकर समीरा के ऊपर गोली चलाना, उसकी समझ से बाहर का था कि कोई इतना बड़ा स्टेप कैसे ले सकता है। लेकिन वही मानव अपने हाथ में पकड़े उस गन के साथ साथ उसका चेहरा भी इस वक्त काफी सख्त व गुस्से से भरा हुआ था। समीरा के ठीक सामने बैठते हुए उसने कहा, पिछली बार ही मैंने तुम्हें ही चेतावनी दी थी कि मुझसे दूर रहना, लेकिन तुम जैसी लड़कियां इतनी आसानी से कहाँ मानने वाली। इसलिए एक बार फिर से मैं तुम्हें ये लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा निशाना कभी नहीं चुकता और 3 इंच तो बिल्कुल नहीं। इतना कहते हुए मानो अपनी जगह से खड़ा होने के साथ साथ वहां से आगे बढ़ गया था। तभी पीछे जमीन पर बैठी समीरा, जिसकी आंखें छलक आई थी, वही उन आंखों में एक दर्द भी साफ नजर आ रहा था। काफी लंबी लंबी सांसें लेते हुए मानो के आगे बढ़ते कदमों को एक बार फिर से रोकते हुए बोली, आखिर क्यों? और मुझ में ऐसी क्या कमी रह गई है जिसकी वजह से मेरे करीब आना तो दूर
तुम मुझे देखना तक गंवारा नहीं समझते? हाँ। जिसे सुन मानो के कदम एक क्षण के लिए जरूर रुके थे, लेकिन पीछे मुड़े बिना ही वह वापस से आगे बढ़ गया था। जहाँ इस बार समीरा दर्द व गुस्से में चीख उठी थी। मानो सेठी, आखिर तुम खुद को समझते क्या हो? तुम्हारे पास इतनी दौलत है कि तुम किसी को भी अपने काबू में करके उसे किसी कठपुतली की तरह नचा सकते हो। हाँ, लेकिन तुम गलत हो। जिस समीरा पुरोहित की दीवानी ये पूरी दुनिया है, तुम उसका इस तरह से बेइज्जती नहीं कर सकते, और वो भी उस मामूली सी 2 टके की एक लड़की के लिए तो बिल्कुल नहीं, जिसका ना कोई वजूद है और ना ही कोई सेल्फ रिस्पेक्ट। अरे वो तो पैसों के लिए किसी के साथ भी बिस्तर तक। जहाँ अभी समीरा ने इतना ही कहा था कि एक बार फिर से गोलियों की जैसे बारिश शुरू हो चुकी थी, जिसके डर से समीरा ने अपनी दोनों हथेलियों से अपने कानों को बंद कर लिया था। तो वही मानो अपने हाथ में पकड़े उस गन की सारी गोलियों को ऊपर हवा में उड़ाते हुए उसे दूसरी तरफ फेंक दिया था। इस वक्त उसका चेहरा गुस्से में किसी भट्टी की तरह तप रहा था, जिसे देख एक तरफ खड़ा स्टीव खुद में ही सिकुड़ चुका था। तो वही लगातार चलती गोलियों की आवाज को सुन अब तक मानो के आदमियों की एक फौज इकट्ठा हो चुकी थी। यहाँ तक कि उनके हाथ की वो लोडेड गन भी चलने को तैयार थी। लेकिन सामने का नज़ारा देख वो सभी भी हैरानी के साथ साथ अपनी गन को नीचे करते हुए खुद में सिमट से गए थे। तो वही मानो अपनी गन को दूसरी तरफ फेंकते हुए समीरा के करीब बैठने के साथ साथ उसके गालों को अपनी हथेलियों के बीच दबा दिया था। तुम किस्मत वाली हो जो अभी तक मेरे सामने जिंदा हो, क्योंकि तुम्हें ऊपर पहुंचाने में मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। अगर भरोसा ना हो तो ऊपर जाके अपने भाई से पूछ लो कि उसका मैंने क्या हाल किया था। मेरी बीवी को उसने गलत निगाहों से देखा था, उसे उन गंदे हाथों से छूने की कोशिश की थी, और बदले में मैंने सिर्फ उनके वो दोनों हाथ ही नहीं तोड़े थे, उन सभी का गला काटने से पहले मैंने उनकी उन गलत निगाहों को भी किसी चील की तरह नोच लिया था, और फिर उन्हें उस पूरे जंगल में नचाया था। उसके बाद उन सभी को उनकी अंतिम सजा दी थी। लेकिन तुम्हारे भाई की आंखें नोचने के बाद सीधा उसे मौत नहीं दिया था, उसके शरीर से उसकी आत्मा के अलग होने तक उसके शरीर के एक एक अंग को काटा था। उस वक्त वो जमीन पर बिल्कुल वैसे ही छटपटा रहा था जैसे सारी लड़कियां उसके सामने छटपटाती थी, खुद को छोड़ देने के लिए उसके सामने हाथ जोड़ती थी। लेकिन अफसोस तुम्हारे भाई की किस्मत में वो भी नहीं था। जानती हो क्यों? इस वक्त मानो कि ये एक एक लफ्ज समीरा के पैरों के तले जमीन खिसका रही थी। आंखें चौंकते हुए बड़ी हो चुकी थी, तो वही होंठ कांप रहे थे। अपने भाई की इस तरह से हालत सुन उसका पूरा शरीर जैसे कांप उठा था। तो वही मानो समीरा के सामने एक सवाल करते हुए उसके गालों को छोड़ इस बार उसके गले को पकड़ लिया था। जहाँ अभी भी मानो का गुस्सा बिल्कुल अपने चरम सीमा पर था, तो वही इस बार समीरा की सांसें हल्की भारी होने लगी थी। तभी मानो ने आगे कहा, जानती हो क्यों? क्योंकि उसके हाथ मैंने पहले ही उसके शरीर से अलग कर दिया था। फिर वह किस हाथ को जोड़कर मेरे सामने गिड़गिड़ाता। फिर मैंने उसकी जुबान काटकर उससे माफ़ी मांगने को कहा, लेकिन वो ना ही मेरे सामने अपने दोनों हाथ जोड़ पाया था और ना ही ढंग से माफ़ी मांग पाया था। इसलिए वो पूरी तरह से सज़ा का हकदार था। काफ़ी बेरहम सज़ा का हकदार था तुम्हारा भाई, जो मैंने उसे दिया। लेकिन तुम किस्मत वाली हो जो अभी भी मेरे सामने सही सलामत और जिंदा हो। इसलिए संभल जाओ, क्योंकि अगली बार तुम्हारे भाई की तरह तुम्हारा भी ठीक वैसा ही हाल करने में मैं जरा भी देर नहीं करूँगा। इतना कहते हुए मानो एक झटके के साथ समीरा को पीछे ढकेलते हुए
उसकी गर्दन को छोड़ दिया था और अपने कान में लगे ब्लूटूथ को भी नीचे जमीन पर पटकते हुए वहां से आगे बढ़ गया था। वही पीछे रह गई समीरा, जिसका पूरा शरीर इस वक्त किसी एक अनजाने डर से कांप रहा था। नजरों में एक खौफ था, शायद अपने भाई नमन पुरोहित की ऐसी हालत सुनकर, खासकर यह सुनकर कि इस वक्त वह इस दुनिया में नहीं है। समीरा की आंखें एक बार फिर से छलक आई थी, तो उधर दूसरी तरफ कॉल पर मौजूद वह सभी, यानी कि काव्या के साथ साथ अगस्त्या, समीर और यहाँ तक कि शिवानी भी इस वक्त काफ़ी खामोश थी। उनकी नज़रें नीचे झुकी हुई थी, लेकिन मानो के मुंह से उस वारदात को सुन उनकी नज़रों में भी एक खौफ साफ झलक रहा था। कुछ देर बीते। कुछ देर पहले मानो की बातों को सुन जहाँ इस वक्त समीर और शिवानी थोड़े खौफ में थे, तो एक खिड़की के पास खड़ी काव्या ऊपर खुले आसमान में चमक रहे चाँद को देखकर काफ़ी मायूस नजर आ रही थी। तभी उसकी तरफ एक कॉफ़ी का मग बढ़ाते हुए अगस्त्या भी उसके बगल में ही खड़ा हो गया था। आह, तुम गर्ल्स भी काफ़ी छुई मुई सी, किसी नाजुक कली सी, जो हर एक छोटी सी बात पर जल्दी इमोशनल हो जाना, हर एक हो गया तुम्हारा। अभी अगस्त्या अपनी बातों को खत्म कर पाता, उससे पहले ही अपनी भावों को सिकोड़े उसे घूरते हुए काव्या ने कहा, जिस पर अगस्त्या भी अपनी गर्दन को हाँ में हिला दिया था। हाँ हो गया, वो बस तुम्हें। मैं ठीक हूँ, बस आज मानव की बातों को सुनकर वो सारे पुराने जख्म याद आ गए थे। बट नाउ आई एम ओके। एक लंबी सांस बाहर की तरफ छोड़ते हुए काव्या ने कहा और अगस्त्या की लाई हुई कॉफ़ी को पीने लगी थी। वैसे कॉफ़ी तुम काफ़ी अच्छी बना लेते हो। इंसान भी मैं काफ़ी अच्छा हूँ। वो अलग बात है कि आज तक तुम्हें मुझ में कभी अच्छाई दिखी नहीं, या शायद कभी देखने की कोशिश नहीं की। किसी छोटे बच्चे की तरह एक शिकायती लहजे में अगस्त्या ने कहा और अपने मुंह को सिकोड़ते हुए उसे दूसरी तरफ फेर लिया था, जिसे देख काव्या के होठों पर एक हल्की सी हंसी तैर गई थी। सिर्फ अच्छे ही नहीं, थोड़े नखरीले भी हो। इतना कहते हुए काव्या ने उसके बाजुओं पर एक मुक्का भी चढ़ दिया था। हे थैंक्स। एंड वो किस लिए? बस ऐसे ही दिल ने कहा तो बोल दिया, काव्या ने आगे कहा, जिसकी बातों पर इस बार अगस्त्या बिना कुछ कहे बस अपने सिर को झटक दिया था। आह, तुम गर्ल्स को समझना भी, आह क्या ही बोलूं। एंड उससे ज़्यादा तो मैं अपने दोनों भाइयों को नहीं समझ पा रहा हूँ। सेकंड ब्रदर को ये नौटंकी पसंद आई, तो फर्स्ट ब्रदर को उधर वो। ब्रो, कुछ भी कहने से पहले एक बार सोच लेना। मिस नायक कॉल पर ही हैं। जहाँ अभी अगस्त्या अपनी बातों को पूरा कर पाता, उससे पहले ही उन दोनों के कान में लगे ब्लूटूथ से आती इस आवाज़ को सुन दोनों थोड़ा सीरियस हो गए थे, जैसे वो भूल चुके थे कि अभी भी वो दोनों समीर और शिवानी के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल पर हैं। लेकिन समीर की बातों का अभी अगस्त्या कोई जवाब दे पाता, उससे पहले ही शिवानी ने कहा, गैस अटेंशन, सामंत गोयल अपने बंगले से निकलकर अभी अभी कहीं बाहर गया है। आई एम डैम श्योर कि इस वक्त इतनी रात में वो उसी जगह पर गया होगा जहां उसने रणविजय सेठी को किडनैप कर रखा है, समीर ने कहा, जिसकी बातों को सुन शिवानी अपनी कार स्टार्ट करते हुए बोली, तो फिर मैं उसके पीछे जा रही हूँ। शिवानी जस्ट वेट, पहले तुम मुझे अपना लोकेशन फॉरवर्ड करो, मैं भी साथ चल रहा हूँ। एक बार फिर से शिवानी की बातों का जवाब देते हुए समीर ने कहा, तो वही इस बार अपने हाथ में पकड़े हुए कॉफ़ी मग को टेबल पर रखते हुए अगस्त्या ने कहा, गैस ये तुम दोनों के अकेले के बस का काम नहीं है, मैं भी आता हूँ। अगस्त्या जस्ट वेट, इस वक्त तुम्हारा काव्या के साथ रहना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इकबाल इस वक्त उसके आसपास ही कहीं चक्कर काट रहा होगा। एंड इस वक्त मानो भी दिल्ली गया हुआ है। ऐसे में किसी एक को काव्या के साथ रहना बहुत ज़रूरी है। और रहा सवाल इस सामंत गोयल के बच्चे का, तो मैं और शिवानी मिलकर संभाल लेंगे, समीर ने आगे कहा था, जिसे सुना अगस्त्या के कदम तो अपनी जगह पर अटक गए थे, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें जरूर उभर आई थी। आर यू श्योर? क्योंकि वहाँ पर फर्स्ट ब्रदर भी होंगे, एंड अपनी किसी बेवकूफ़ी की वजह से कहीं तुम लोग उनके साथ साथ खुद को भी किसी मुसीबत में न डाल लो।
डोंट वरी अगस्त्या, समीर ठीक कह रहा है। इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि इस बार उस सामंत गोयल को भी अंदाजा लग जाएगा कि शिवानी क्या चीज़ है। इतना कहते हुए शिवानी अपना ब्लूटूथ ऑफ करने के साथ साथ अपनी कार को भी सामंत गोयल के पीछे ही दौड़ा दिया था। तो वही अपने फ़ोन की स्क्रीन पर एक लोकेशन को ट्रैक करते हुए समीर भी अपनी बाइक को उसी रास्ते पर दौड़ा दिया था। तो उधर अगस्त्या के साथ साथ काव्या भी थोड़ी चिंतित नजर आ रही थी, क्योंकि अभी वो भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी कि वह खुद जाकर सामंत गोयल या फिर इकबाल का अकेले सामना कर सके, जिसकी सिक्योरिटी का जिम्मा इस वक्त अगस्त्या ने ले रखा था, जिस वजह से वो भी सामंत गोयल के पीछे नहीं जा सकता था। लेकिन समीर या फिर शिवानी अकेले उस सामंत गोयल का सामना कर पाएंगे या नहीं, ये बात भी उन्हें थोड़ा परेशान कर रहा था। वही इस बात से भी अनजान कि इस वक्त इकबाल उसके बिल्डिंग के नीचे ही खड़ा खुद के चारों तरफ काफ़ी सख्ती से तैनात खड़े मानव के आदमियों की काफ़ी बारीकी से जांच पड़ताल करते हुए बिल्डिंग के अंदर ही घुस गया था। डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में जल्दी मुलाकात होगी। लेकिन हाँ, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव।